Hello all, welcome to part 3 of reproductive health chapter. Previous वीडियो में हम लोग पीरियोडिक एब्सटिनेंस विच मीन्स डे 10 टू लेके डे 17 तक एब्सेंट रहना है फ्रॉम द कोइटस इन ऑर्डर टू अवॉइड प्रेगनेंसी ये समझे थे. बट ये डे 10 टू डे 17 कैलकुलेट कैसे करना है ये हम नहीं समझे थे. सो दैट विल टेक अप इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. लेट्स अंडरस्टैंड कि एक फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल है ऑफ 28 डेज. उन 28 डेज में से कंसिडर किया गया है ऑलवेज कितने भी दिनों की साइकिल हो उसमें से 14 डेज ल्यूटियल डेज फिक्स्ड होते हैं. सो अगर हम 14 डेज को माइनस करें तो उसका जो भी आंसर मिलता है दैट इज 14th. इस डे को ओव्यूलेशन हुआ है. अगर 30 डेज की साइकिल है तो 16th डे ओव्यूलेशन हुआ है. 32 डेज की साइकिल है तो 18th डे को ओव्यूलेशन हुआ है एंड सो ऑन. बट हम स्टैंडर्ड साइकिल 28 डेज की साइकिल कंसिडर करके चलते हैं जिसमें 14th डे ओव्यूलेशन हुआ है. नाउ एवरी मंथ 28 डेज की ही साइकिल हो ये जरूरी नहीं होता है. ड्यू टू एनवायरमेंटल चेंजेस, ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंसेस, ड्यू टू लाइफस्टाइल प्लस माइनस 2 डेज का ओव्यूलेशन हो जाता है. सो 14th डे से +2 करेंगे तो 15th एंड 16, -2 करेंगे तो 13 एंड 12. इन डेज में ओव्यूलेशन हो सकता है एंड व्हेन ओव्यूलेशन इज अकरिंग एट दैट टाइम इफ कॉपुलेशन इज अकरिंग सो दीज आर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट फर्टाइल डेज. नाउ वी हैव टू कंसिडर दैट स्पर्म्स वायबिलिटी. स्पर्म की वायबिलिटी 48 आवर्स की होती है. सो इफ कॉपुलेशन हैज अकर्ड ऑन 10th डे the sperm can survive on 11th day as well as on 12th day. So what if 12th day कोई ovulation हुआ है तो? So these are also called as most fertile days, 10 and 11th day also. And ovum's viability is of 24 hours. So अगर 16th day को ovulation हुआ है तो 17th day तक ovum जो है वो intact रहेगा fallopian tube में. And what if copulation is occurring on 17th day? So तभी भी तो fertilization possible है. Hence in a 28 day cycle 10th day to 17th day are considered to be the most fertile days and rest of the days are considered to be the least fertile days. इससे जो कपल प्रेगनेंसी अवॉइड करना चाहता है वो 10th to 17th डे में एब्सेंट हो सकता है फ्रॉम द कोइटस एंड रेस्ट ऑफ द डेज में प्रेजेंट हो सकता है इन केस ऑफ कोइटस. जबकि जिन्हें प्रेगनेंसी प्लान करनी है they should be trying for copulation in this 10 to 17 days only because उसी में fertile chances maximum होते हैं. Now it is very simple that questions जब इस पे पूछे जाएंगे 28 day cycle के लिए नहीं पूछेंगे, मे बी 35 days के लिए पूछेंगे. if 35 days की cycle है तो most fertile days कौन से है, 32 day की cycle है तो most fertile days कौन से है. बेटा याद रख लो कितने भी दिनों की साइकिल हो उसमें से सबसे पहले आपको कर देना है सब्सट्रैक्ट -14 डेज क्योंकि 14 डेज ल्यूटियल फेज फिक्स्ड होते हैं. जैसे ही आप सब्सट्रैक्ट करोगे जो भी आंसर आएगा, लेट्स से आंसर आया x, इस x में से आपने -4 करना है एंड +3 करना है. सो ये जो आंसर मिलेगा वो आपका मोस्ट फर्टाइल डेज होगा उस पर्टिकुलर साइकिल के लिए. जैसे हमने देखा 28 डे की साइकिल में x वॉज 14, 14 - 4 10, 14 + 3 17. सो 10 से लेके 17 तक मोस्ट फर्टाइल डेज थे. लेट्स कैलकुलेट फॉर 32 डेज. 32 डेज में से अगर हम 14 माइनस करेंगे तो क्या आंसर बनेगा? यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट. 32 में से 14 आप लोगों को माइनस कर देने हैं. सो 32 में से अगर हम -14 करते हैं तो आंसर 18 मिलता है. सो 18 जो है वो हमारा ओव्यूलेटरी डे है. उसमें से -4 करेंगे तो 14 डेज आया, +3 करेंगे तो 21 डेज आया. सो 14 to 21 आर द मोस्ट फर्टाइल डेज इन अ 35 डेज मेंस्ट्रुअल साइकिल. एंड इसी रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं. डू रिमेंबर दिस फॉर्मूला. जो भी आंसर मिले उसमें से -4 एंड +3 कर लेना है हमें. सो दिस वॉज फर्स्ट natural method which was periodic abstinence. Next and second natural method, let's change the color of the pen. Second method of natural is withdrawal or coitus interruptus. बेटा नाम ही समझो, coitus interrupt कर देना है, बीच में ही रोक देना है, something like that, या withdraw कर लेना है, penis withdraw कर लेना है before ejaculation. सो इजैकुलेशन या इंसेमिनेशन अगर होगा ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, प्रेगनेंसी कैसे होगी. सो क्वाइटिस करना है बट उसको
इजैकुलेशन के दौरान इंटरप्ट कर लेना है, पेनिस को विड्रॉ कर लेना है. सो इट इज द अनदर मेथड इन विच द मेल पार्टनर withdraws his penis from the vagina just before ejaculation. Now this word is important, just before ejaculation. स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आएगा तब यहां बिफोर की जगह आफ्टर बोल देंगे, स्टेटमेंट पूरा का पूरा गलत हो जाएगा उस केस में. सो यहां हमने क्या किया, हमने इंसेमिनेशन को अवॉइड किया है. सो दिस वाज द नेक्स्ट मेथड. नेक्स्ट थर्ड मेथड इज लैक्टेशन एमेनोरिया. एमेनोरिया का मतलब समझो, मेनोरिया का मतलब होता है मेंसेस, अ का मतलब होता है एब्सेंस, वही ब्रैकेट में दिया है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन. लेकिन लैक्टेशनल विच मीन्स अ फीमेल व्हेन शी इज लैक्टेटिंग, इंटेंशनली लैक्टेटिंग, उस टाइम पे उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल रन नहीं करता है बिकॉज ऑफ हाई प्रोलैक्टिन. प्रोलैक्टिन जितना हाई होता है वो नेगेटिव फीडबैक देता है गोनाडोट्रोपिन्स को. LHFSH रिलीज ही नहीं होंगे तो फॉलिकल स्टिमुलेट ही नहीं होंगे, ना ही ओव्यूलेशन होगा. सो मेंसेस होता ही नहीं है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती ही नहीं है एक फीमेल में जब वो इंटेंशनली लैक्टेटिंग होती है. So when there is no menstrual cycle, when there is no ovulation, how can fertilization can occur? Hence this is also one of the natural methods जिसमें हम लोग fertilization prevent कर सकते हैं. This is a method is based on the fact that ovulation and therefore the cycle do not occur during the period of intense lactation. This is very important. Following parturition. Parturition मतलब डिलीवरी, बच्चे का जस्ट बर्थ हुआ है, उसके बाद जब मदर इंटेंशनली लैक्टेटिंग होती है, जब बच्चा कंप्लीटली माँ के दूध पे डिपेंडेंट होता है, तब माँ के अंदर बहुत दूध बनाने के लिए बहुत प्रोलैक्टिन लगता है, और जितना ज्यादा प्रोलैक्टिन उतना ज्यादा नेगेटिव फीडबैक टू गोनाडोट्रोपिन्स. Therefore, as long as the mother breastfeeds the child fully, now this is extremely important word of NCERT, as long as the mother breastfeeds the child fully, इसका मतलब बच्चा कंप्लीटली माँ के दूध पे डिपेंडेंट है, बच्चा अभी बाहर का ऊपर से खाना कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है. एज यू ऑल नो दैट आफ्टर 6 months बेबी को ऊपर से थोड़ा बहुत खाना स्टार्ट कर देते हैं, चावल का पानी, दाल का पानी, ये सारी चीजें स्टार्ट की जाती हैं. देन धीरे धीरे सेमी सॉलिड्स एंड देन धीरे धीरे सॉलिड स्टार्ट किए जाते हैं. बट एट दैट टाइम ऑल्सो मदर इज ब्रेस्ट फीडिंग बिकॉज ह्यूमन्स का लैक्टेशन पीरियड 2 years का होता है. दैट डजंट मीन 2 साल तक बच्चा कंप्लीटली दूध पे डिपेंडेंट है. बच्चा दूध के साथ साथ सॉलिड्स भी खाना स्टार्ट कर देता है, बट बच्चे के इनिशियल 6 months की लाइफ में कंप्लीटली वो दूध पे डिपेंडेंट होता है. सो दिस इज व्हाट एनसीईआरटी इज सेइंग, जब चाइल्ड फुल्ली ब्रेस्ट फीड पे है तब ही चांसेस ऑफ कंसेप्शन आर ऑलमोस्ट निल. अगर बच्चा दूध पी रहा है एंड सॉलिड्स भी खा रहा है तब चांसेस ऑफ कंसेप्शन निल नहीं हो सकते हैं. रीजन, जब बच्चा कंप्लीटली दूध पी रहा है तभी माँ बहुत ज्यादा दूध बना रही है, तभी माँ का प्रोलैक्टिन बहुत ज्यादा है, तभी नेगेटिव फीडबैक ज्यादा है. बट एज सुन एज बच्चे ने सॉलिड स्टार्ट कर दिया है तो माँ का दूध कम बनना स्टार्ट हुआ बिकॉज बच्चा का डिमांड ही कम हो चुका है, तो माँ के अंदर प्रोलैक्टिन भी कम हो चुका है, और प्रोलैक्टिन कम है तो नेगेटिव फीडबैक जो था वो इनहिबिशन भी रुक जाता है. सो पॉजिटिव फीडबैक स्टार्ट हो जाएगा एंड देन गोनाडोट्रोपिन्स का रिलीज भी स्टार्ट हो सकता है. But however, this method has been reported to be effective only up to a maximum period of 6 months following parturition. Following मतलब after parturition के बाद बस 6 months तक ये maximum ये टेक्निक हम यूज कर सकते हैं बिकॉज 6 month तक बच्चा completely breastfed होता है, उसके बाद सॉलिड स्टार्ट हो जाता है. फिर भी एनसीईआरटी कह रही है मैक्सिमम 6 months. रीजन, काफी फीमेल्स का लैक्टेशन इंटेंस नहीं होता है 6 months तक भी, हार्डली 2 months तक होता है, 3 months तक होता है, बट उन्होंने पढ़ा होता है कि 6 months तक तो बेबी नहीं होगा. बट देन जिन फीमेल्स में लैक्टेशन नहीं होता है आफ्टर 2-3 months दे स्टार्ट गिविंग बेबी फूड और बेबी मिल्क जो एक्सटर्नली दिया जाता है. बट इन दैट केस मदर्स प्रोलैक्टिन हैज गॉन डाउन, राइट? एंड व्हेन मदर्स प्रोलैक्टिन इज डाउन नेगेटिव फीडबैक तो हट जाएगा. बट फीमेल्स ने तो पढ़ा होता है कि 6 months तक बेबी के चांसेस नहीं होते हैं. बट देन दे हैव नॉट रेड दैट फुल्ली, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, चाइल्ड फुल्ली ब्रेस्टफीड होना चाहिए तभी ये टेक्निक यूजफुल है. दैट टू ओनली मैक्सिमम अप टू 6 months. 6 months के बाद तो बिल्कुल भी नहीं. As no medicines or devices are used in these methods,
साइड इफेक्ट्स आर ऑलमोस्ट नील. दिस इज व्हाट हम आइडियल टेक्निक में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. देयर शुड बी नो साइड इफेक्ट्स और लीस्ट साइड इफेक्ट्स होने चाहिए. बट साइड इफेक्ट्स कम होने से चांसेस ऑफ फेलियर कम होंगे ये तो जरूरी नहीं है. सो यहाँ चांसेस ऑफ फेलियर बहुत हाई हो सकते हैं बिकॉज दिस आर ऑल नेचुरल मेथड्स. इसमें कोई भी मिस हैपनिंग मिसकंसेप्शन कुछ भी हो सकता है. सो चांसेस फेलियर की इसके हाई है. बट यस गुड पार्ट है साइड इफेक्ट्स नहीं है. क्यों साइड इफेक्ट्स नहीं है, ऑलमोस्ट निल क्यों है? क्योंकि यहाँ ना हम कोई मेडिसिन खा रहे हैं ना कोई डिवाइस यूज कर रहे हैं. ये कंप्लीटली नेचुरल टेक्निक्स है. आई होप नेचुरल टेक्निक्स तीनों आपको क्लियर है. क्विकली हम रिवाइज कर लेते हैं. पहली टेक्निक नेचुरल में थी पीरियोडिक एब्स्टिनेंस. उसी को हम कैलेंडर मेथड या रिदम मेथड या सेफ पीरियड मेथड भी कहते हैं. दूसरी टेक्निक वाज कोइटस इंटरप्टस और विड्रॉल मेथड. एंड थर्ड टेक्निक वाज लैक्टेशनल एमेनोरिया. नाउ विल मूव टू आर्टिफिशियल मेथड्स. आर्टिफिशियल मेथड्स में पहली मेथड है बैरियर मेथड. एज द नेम इटसेल्फ सेज बैरियर. बैरियर मतलब एक बैरियर है दो चीजों को मिलन के लिए. सो ए कंपार्टमेंट है एंड यहाँ बी कंपार्टमेंट है. ए कंपार्टमेंट की चीज बी में नहीं जा सकती बिकॉज यहाँ एक बैरियर है. लेट्स एक वॉल का बैरियर है. सो ए कंपार्टमेंट से बी कंपार्टमेंट में जाना पॉसिबल नहीं है. समथिंग लाइक दैट. पेनिस एंड वजाइना अगर इंटैक्ट कॉन्टैक्ट में है तो स्पर्म्स जाएंगे अंदर एंड इंसेमिनेशन होगा. बट अगर हम बैरियर लगा दे बीच में तो इंसेमिनेशन होगा ही नहीं. और इंसेमिनेशन नहीं है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. सो इन बैरियर मेथड्स व्हाट हैपेंड? Ovum and sperms are prevented from physically meeting with the help of barriers. Such methods are available for both males and females. दोनों के लिए है. Condoms ये barriers है जो किससे बने हैं? Remember the material thin. एग्जाम में ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में थिक रबर दे दिया जाएगा. सो थिक रबर गलत हो जाएगा. इट इज मेड अप ऑफ थिन रबर या थिन लेटेक्स शीट से बना है जो कवर करते हैं पेनिस को मेल के केस में या वजाइना एंड सर्विक्स को फीमेल के केस में. सो फीमेल के केस में क्या कवर हो रहा है? वजाइना भी कवर हो रहा है, सर्विक्स भी कवर हो रहा है. बट मेल के केस में क्या कवर हो रहा है? पेनिस कवर हो रहा है. जस्ट बिफोर क्वाइटस, अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट, बिफोर क्वाइटस ये बैरियर टेक्निक यूज करनी होती है. आफ्टर क्वाइटस बोल दिया जाएगा तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. सो दैट द इजैकुलेटेड सीमेन वुड नॉट एंटर इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक. वो बैरियर के अंदर ही रह जाएगा, वो बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता है. तो इससे क्या प्रिवेंट हो गया? कंसेप्शन प्रिवेंट हो गया. कंसेप्शन इज प्रेगनेंसी. निरोध ये एक पॉपुलर ब्रांड है कॉन्डम्स फॉर द मेल. अब यही स्टेटमेंट आ जाएगा निरोध इज अ कॉन्डम ब्रांड फॉर फीमेल्स. तो गलत हो जाएगा बेटा. फीमेल्स के कॉन्डम्स को हम फेमिडोम्स कहते हैं. निरोध एक गवर्नमेंट एसोसिएटेड ब्रांड है जो कि मेल कॉन्डम्स को कहा जाता है. यूज ऑफ कॉन्डम्स हैज इंक्रीज्ड इन रिसेंट ईयर्स ड्यू टू इट्स एडिशनल बेनिफिट ऑफ प्रोटेक्टिंग द यूजर फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग एसटीआईज एंड एड्स. ये बेटा बैरियर मेथड का एडवांटेज नहीं है, ये सिर्फ कॉन्डम्स का एडवांटेज है. कॉन्डम्स कैन प्रिवेंट एसटीआई. रीजन एसटीआई कैसे स्प्रेड होती है बेटा? जब पेनिस एंड वजाइना कॉन्टैक्ट में आते हैं. वन ऑफ द पार्टनर इफ इट इज सफरिंग फ्रॉम एसटीआई वो स्प्रेड कर सकता है अगर कॉन्टैक्ट में है तो. बट बैरियर मेथड बेटा कॉन्टैक्ट ही नहीं आने दे रहा है ना. सो बैरियर मेथड से प्रेगनेंसी तो प्रिवेंट होगी ही होगी, साथ ही साथ एसटीडीज दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस को भी हम अवॉइड कर सकते हैं. बोथ मेल एंड फीमेल कॉन्डोम्स डिस्पोजेबल है, विच मीन्स एक बार यूज करने के बाद हम उसको रीयूज नहीं कर सकते. वी हैव टू थ्रो इट ऑफ. इट कैन बी सेल्फ इंसर्टेड. हमें यहाँ डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, एक्सपर्टीज के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है. ये हम खुद यूज कर सकते हैं एंड thereby gives privacy to the user. ये था अबाउट कॉन्डोम्स. यहां तक पूरा का पूरा पैराग्राफ अबाउट कॉन्डोम्स के बारे में था जो कि मेल्स एंड फीमेल्स दोनों कॉन्डोम्स के बारे में. लेट्स क्विकली वॉच आउट द डायग्राम. ये है कॉन्डोम्स फॉर मेल. कॉन्डोम्स मेल में यहाँ एक रिंग होती है एंड देन यहाँ पूरा ट्यूबुलर पार्ट है जो कि यहाँ से क्लोज्ड है, यहाँ से क्लोज्ड है. ये यूज किया जाता है ओवर द पेनिस. सो यहाँ ये ओपन पार्ट है, दिस इज ओपन पार्ट. पेनिस को यहाँ इंसर्ट करना होता है. सो पेनिस के अंदर से जब इजैकुलेशन होगा वो सारा का सारा सीमेन यहाँ ही रह जाएगा, फीमेल ट्रैक में एंटर ही नहीं करेगा.
जबकि ये कॉन्डम फीमेल के लिए। सो यही हम लिख देते हैं, मेल के कॉन्डम को हम यहाँ निरोध भी कहते हैं, फीमेल के कॉन्डम को हम यहाँ फेमिडोम भी कहते हैं। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग। फीमेल के केस में आप ऑब्जर्व करो, दो रिंग्स है, एक यहाँ पे भी रिंग है और यहाँ पे भी एक रिंग है। दिस रिंग इज ओपन वेयर इज दिस रिंग इज क्लोज्ड। अब ये रिंग इंसर्ट की जाती है इनटू द वजाइना टिल द सर्विक्स। ये जो क्लोज पार्ट है ये नियर सर्विक्स होता है और ये ओपन पार्ट होता है वो वजाइनल ओपनिंग के पास होता है। सो फ्रॉम दिस ओपनिंग पेनिस कुड एंटर एंड कोइटस कैन अकर, बट पेनिस से इंसेमिनेशन जब होगा, इजैकुलेशन जब होगा, तब जो भी इंसेमिनेटेड पार्टिकल्स है वो यहीं रह जाएंगे एंड ये क्लोज पार्ट तक ही सीमित रहेंगे, आगे सर्विक्स में एंटर नहीं कर पाएंगे और वो इसी कॉन्डोम में रह जाएंगे। दिस इज हाउ इंसेमिनेशन इज प्रिवेंटेड। नेक्स्ट वी आर अंडर बैरियर मेथड इटसेल्फ। बैरियर में कॉन्डोम्स के अलावा और 3 चीजें इन्वॉल्व है, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्स। ये भी बैरियर है जो कि रबर से बने हैं और ये इंसर्ट किए जाते हैं इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। किसको कवर करने के लिए? सर्विक्स, नॉट वजाइना। ओनली सर्विक्स को कवर किया जाता है ड्यूरिंग कोइटस। सो नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग। अगर ये सर्विक्स को कवर कर रहा है विच मीन्स वजाइना तो कांटेक्ट में आ रहा है पेनिस के, विच मीन्स ये एसटीआई को प्रिवेंट नहीं कर सकते। एसटीआई कैन अकर, वेयर इज हियर एसटीआई प्रिवेंटेड था बिकॉज पेनिस एंड वजाइना कॉन्टैक्ट में ही नहीं आ रहा था, बट यहाँ पे बेटा सर्विक्स को कवर किया जा रहा है विच मीन्स यहाँ वजाइना तो कॉन्टैक्ट में है पेनिस के। दे प्रिवेंट कंसेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म्स थ्रू द सर्विक्स। सो स्पर्म्स कैन एंटर इन द वजाइना बट दे कैन नॉट गो बियॉन्ड सर्विक्स बिकॉज सर्विक्स के वहीं पे भी एक बैरियर लगा दिया गया है। ये रियूजेबल होते हैं, वेर एज कॉन्डोम्स डिस्पोजेबल थे, एक बार यूज करने के बाद वी हैव टू थ्रो इट ऑफ। वेर एज डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्स कैन बी वॉश्ड ऑफ, स्टरलाइज्ड, क्लीन एंड कैन बी रीयूज्ड। Spermicidal creams, jellies and foams are usually used along with these barriers to increase their contraceptive efficiency. These are chemical methods. केमिकल क्या है? स्पर्मिसाइडल, साइडल मतलब किलिंग, स्पर्मी मतलब स्पर्म, स्पर्म्स को किल करने वाले क्रीम्स मिलते हैं, जेलीज मिलते हैं, फोम्स मिलते हैं। ये यूज किए जाते हैं अलॉन्ग विद द बैरियर मेथड्स जिससे उनकी कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी हम इंक्रीज कर सकते हैं। सो एक क्विक रिविजन ऑन बैरियर मेथड्स अगर हम देखें, आई विल जस्ट क्विकली राइट डाउन ओवर हियर। बैरियर मेथड्स में मेल कॉन्डोम्स थे, या हम लोग लिख देते हैं मेल कॉन्डोम्स, फीमेल कॉन्डोम्स, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्ट्स. I'll change the color over here to explain it better. This is used for male, whereas this rest all are used for female. Right? These two are disposable, whereas these 3 are reusable. This 2 prevents STI, do not prevent STI. Apart from that, this covers penis, this covers vagina plus cervix, whereas this 3 covers only cervix, not vagina. Right? So this is the apart from that, you can just write down over here that this is also called as Nirodh, whereas this is called as Femidome. Yeah. So this was all the summarized part of barrier methods. Natural methods में हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ natural methods का भी हम एक summarized table बना लेते हैं. Natural techniques 3 थी, एक था periodic abstinence, next was withdrawal or coitus interruptus, and next was lactational amenorrhea. Right? ये समराइज्ड है ऑफ नेचुरल टेक्निक्स.
Next, you can also write barrier methods. Prevents physical meeting of sperm and ovum. Whereas ये तीनों टेक्निक्स में अलग अलग है. पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में हम लोग मीटिंग अवॉइड कर रहे हैं स्पर्म एंड ओवम का. विड्रॉल मेथड में भी मीटिंग अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन लैक्टेशनल एमेनोरिया में ओव्यूलेशन ही अवॉइड हो रहा है, राइट. सो यहाँ ओव्यूलेशन एज वेल एज ऑफकोर्स मीटिंग भी अवॉइड हो ही रही है. लैक्टेशन एमेनोरिया में मेन इज ओव्यूलेशन इज प्रिवेंटेड, whereas यहाँ physical meeting is prevented. So we need to remember सारी contraceptive techniques का mechanism क्या है, कौन किस हिसाब से काम कर रहा है, कौन insemination फिजिकल मीटिंग अवॉइड करना मतलब इंसेमिनेशन ही अवॉइड करना. सो रिमेंबर दिस वर्ड, इजैकुलेशन अवॉइड करना या इंसेमिनेशन अवॉइड करना. सो नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट टेक्निक. नेक्स्ट टेक्निक जो कि अनदर इफेक्टिव एंड पॉपुलर मेथड है, दैट इज यूज ऑफ इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस. द नेम इटसेल्फ इज सेइंग इंट्रा मतलब अंदर, यूटेराइन मतलब यूट्रस के अंदर एक डिवाइस होगा. सो बेटा यूट्रस के अंदर तक डिवाइस इंसर्ट करना, दिस इज नॉट पॉसिबल बाय द इंडिविजुअल, बाय द यूजर इटसेल्फ. यहाँ हमें एक्सपर्टीज की रिक्वायरमेंट होगी, डॉक्टर की रिक्वायरमेंट हो सकती है. These devices are inserted by doctors or expert nurses in the uterus through vagina. So, किससे इंसर्ट किया जाता है? वजाइना से, which means it is non-surgical और it is non-invasive. इसका मतलब हम सर्जरी करके यूट्रस में नहीं डालते इसको बेटा, वजाइना के थ्रू ही डाला जाता है, बट बाय एक्सपर्ट नर्सेज और बाय एक्सपर्ट डॉक्टर्स. तो हम नेचुरल मेथड एंड बैरियर मेथड में ये एड ऑन बेनिफिट लिख सकते हैं कि यहाँ प्राइवेसी मेंटेन्ड है. यू कैन जस्ट राइट हियर प्राइवेसी मेंटेन्ड. इवन यहाँ पे प्राइवेसी मेंटेन्ड. किसके बारे में हम ये लिख रहे हैं? डोंट गेट कंफ्यूज, वी आर राइटिंग फॉर बैरियर मेथड्स ओवर हियर. आई विल जस्ट राइट हियर प्राइवेसी मेंटेन्ड. Whereas IUDs यूट्रस तक इंसर्ट करना इज नॉट आवर कप ऑफ टी. वी कैन नॉट डू दैट. विल डू दैट बाय द हेल्प ऑफ डॉक्टर्स एंड नर्सेज. नर्सेज भी ये कर सकती है, बट वजाइना के थ्रू ही एंट्री होगा, विच मीन्स ये नॉन सर्जिकल या नॉन इन्वेजिव टेक्निक है. दिस इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस आर प्रेजेंटली अवेलेबल एज द नॉन मेडिकेटेड IUDs. सो ये भी 3 टाइप की होती है. एक है नॉन मेडिकेटेड IUDs. विल चेंज द कलर ऑफ द पेन. ये पहला था एग्जाम्पल एलिपीज लुक. दूसरा है कॉपर रिलीजिंग IUDs, जिससे कॉपर रिलीज होगा. कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टीलोड 375 इसके एग्जाम्पल्स है. एंड तीसरी है हार्मोन रिलीज IUDs. हार्मोन कौन से रिलीज होते हैं? मेनली प्रोजेस्टेरॉन के एनालॉग्स रिलीज होते हैं, दैट इज प्रोजेस्टेसर्ट एंड LNG-20. ये एग्जाम्पल्स है हार्मोन रिलीजिंग के. LNG का फुल फॉर्म है लीवोनॉर्जेस्टेरॉल 20, जो कि प्रोजेस्टेरॉन का एनालॉग है. इवन प्रोजेस्टेसर्ट इज प्रोजेस्टेरॉन्स एनालॉग. यहाँ पे हार्मोन रिलीज किया जा रहा है. IUDs, ये इन जनरल IUDs के बारे में बात की गई है. इंक्रीज क्या करते हैं? फैगोसाइटोसिस स्पर्म का. फैगोसाइटोसिस मतलब स्पर्म किलिंग, स्पर्म को खा लेना. IUDs, तीनों IUDs का ये काम है, स्पर्म्स को खा लेंगे. कहाँ पे? यूट्रस के विद इन. रीजन, ये डिवाइस यूट्रस में ही है. सो स्पर्म जब यूट्रस में एंटर करेगा तब यूट्रस में ही उसको खा लिया जाएगा, उसको खत्म कर दिया जाएगा. सो नाउ स्पर्म कैन नॉट एंटर इनटू फैलोपियन ट्यूब, जहाँ पे ओवम वेट कर रहा था. सो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट किया जा रहा है, इंसेमिनेशन को प्रिवेंट नहीं किया जा रहा है. सो वी शुड नो द मैकेनिज्म एग्जैक्टली हो क्या रहा है. And the copper ions released suppresses sperm motility. See guys, IUDs के बारे में इन जनरल दिया है. तीनों IUDs क्या करेंगे? फैगोसाइटोसिस करेंगे, all 3. सेपरेटली कॉपर के बारे में बताया गया है कि वो स्पर्म की मोटिलिटी को भी सप्रेस कर सकते हैं, बिकॉज कॉपर आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीजिंग द स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी भी स्पर्म्स की वो रिलीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं. हार्मोन रिलीजिंग IUD के बारे में लिखा है इन एडिशन. इन एडिशन का यहाँ मतलब क्या हुआ? हार्मोन रिलीजिंग का काम क्या था?
एक तो फैगोसाइटोसिस करना ही करना है, लेकिन इसके साथ साथ यूट्रस को अनसूटेबल बना देना है इम्प्लांटेशन के लिए, मेक्स द यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड द सर्विक्स hostile to the sperms. Why? What is the reason? Now we should know that progesterone के जो analogs है बेटा, this are responsible for making cervical mucus thick, chalky, and अगर thick and chalky mucus होगा तो वहां पे स्पर्म्स अटक जाएंगे, फंस जाएंगे, दे कैन नॉट मूव इजीली, उनकी फर्टिलिटी कैपेसिटी, उनका मूविंग मोटिलिटी कैपेसिटी बहुत रिड्यूस हो जाता है। हॉस्टाइल का यहाँ मतलब होता है अनसूटेबल ही या नॉट गुड फॉर द स्पर्म्स। सर्विक्स ऐसा एनवायरमेंट प्रोवाइड करता है कि स्पर्म्स को वहां अच्छा नहीं लगेगा, स्पर्म्स वहां से आगे मूव ही नहीं हो पाएंगे। सो हार्मोन रिलीजिंग आईओडी के बारे में एनसीईआरटी क्या बोल रही है बेटा, इन एडिशन। सो ऊपर जो लिखा था, ऊपर क्या लिखा था, इन जनरल आईओडीज के बारे में। फैगोसाइटोसिस तो स्पर्म्स का बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, कहां पे, यूट्रस के अंदर। साथ ही साथ हार्मोन रिलीजिंग आईओडी यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन को अनसुटेबल करके सर्विक्स के अंदर म्यूकस की लाइनिंग भी थिकंड करके सर्विक्स को भी हॉस्टाइल बना देंगे स्पर्म्स के लिए। आईडीज आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स फॉर द फीमेल। सो आईडीज कौन यूज करता है, ऑफकोर्स जिसके पास यूट्रस होगा। यूट्रस किसके पास है, फीमेल्स के पास है। Who want to delay pregnancy or space children? It is one of the most widely accepted methods of contraception in India. Remember this. इंडिया में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है आईयूडीज। ये क्या कर सकते हैं, प्रेगनेंसी को डिले करवाने के लिए यूज करते हैं या चिल्ड्रन के अंदर स्पेसिंग के लिए। अब ये क्यों? नाउ अंडरस्टैंड दैट अ कपल इज मैरिड एंड दे वांट टू प्लान प्रेगनेंसी शॉर्ट आफ्टर 5 years ऑफ देयर मैरिज। तो 5 years तक बेटा नेचुरल मेथड यूज करना जिसके फेलियर चांसेस बहुत हाई है, या कॉन्डोम्स बैरियर मेथड यूज करना, ये शायद फिजिबल नहीं है, ये शायद बहुत फिजिबल नहीं माना जाता है। रीजन, उसमें बाई चांस गलती से प्रेगनेंसी हो गई तो, बट आईयूडीज इंसर्ट करना ज्यादा सेफ माना जाता है। रीजन, आईयूडीज मिलते हैं विथ वैलिडिटी। वैलिडिटी का मतलब है कोई आप आईडी खरीदते हो, उसकी 3 years की वैलिडिटी है, 5 years की है, 7 years की है, 10 years की है। यू जस्ट हैव टू इंसर्ट दैट इन यूट्रस एंड यू हैव टू बी टेंशन फ्री फॉर दोज ईयर्स। लेट्स से कपल को शॉर्ट पता था कि उनको 5 years तक करियर पे फोकस करना है एंड उनको बेबी नहीं चाहिए फॉर द रेस्ट ऑफ द 5 years ऑफ द मैरिज। सो दे कैन इंसर्ट आईयूडी विच हैज गॉट अ वैलिडिटी ऑफ 5 years। सो ये 5 years तक, जब तक आईयूडी अंदर रहेगा 5 years तक देर आर नील चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी। एंड एज सुन एज 5 years खत्म हो गए, वो आईडी को बाहर निकाल के फेंक देंगे एंड देन दे कैन प्लान फॉर द प्रेगनेंसी। बट कंटिन्यूस 5 years तक रोज डिस्पोजेबल कॉन्डोम्स यूज करना इज सो अनफिजिबल। या तो हर बार सर्वाइकल कैप्स या डायफ्राम्स यूज करना एवरी टाइम इंसर्ट करना बिफोर कॉइटस, इट इज नॉट इन ईजी टास्क। Easy task है, one time insert, go just to the doctor, insert once and then 5 years तक no tension. Hence this is suitable to delay pregnancy। या तो इमेजिन करो एक कपल है जिनका ऑलरेडी एक बच्चा हो चुका है और उनको दूसरा बच्चा 3 साल के बाद चाहिए। ऑफ कोर्स डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं 2 बच्चों के बीच में एक अच्छा खासा गैप होना चाहिए, मिनिमम 3 years गैप। एंड वो कपल चाहते हैं कि वो 3 years का गैप हो, दे विल जस्ट गो टू डॉक्टर एंड इंसर्ट आईयूडी ऑफ 3 years वैलिडिटी। सो स्पेस, 2 बच्चों के बीच में स्पेस करने के लिए भी इसको आइडियल माना जाता है। सो रिमेंबर दिस स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में आएगा विच इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया, देन इट इज कंसिडर्ड टू बी आईयूडी। लेट्स क्विकली गो थ्रू द इमेज। यहाँ कॉपर टी दिखाया गया है, शेप इसका टी जैसा, इसीलिए द नेम इज गिवन कॉपर टी। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि मैम ये चीज क्या है, तो बेटा ये धागा टाइप, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये सर्विक्स एंड देन वजाइना तक आता है। जस्ट टू मेक श्योर if you can feel, you can self insert your fingers and feel this threads. If those threads are there, which means your copper T is also intact. If you cannot feel thread, which means it is an alarming situation, you just have to go to the expertise and check करवा लेना होता है कि whether it is intact or no, वो proper shape में है कि नहीं, वो proper uterus में intact है कि नहीं। Because uterus में जब शेडिंग ऑफ होता है, मेंसेस होता है, बहुत नील चांसेस है, बट फिर भी चांसेस है कि कॉपर टी भी बाहर रिलीज हो जाएगा। इट इज सो स्मॉल कि वो पीरियड्स के साथ, मेंसेस के साथ बाहर आ जाएगा। एक फीमेल को शायद पता भी ना चले,
इसीलिए ये थ्रेड दिया गया है दैट यू कैन जस्ट कीप अ चेक ऑन दैट. अगर थ्रेड आप महसूस कर सकते हो विच मीन्स योर कॉपर टी इज ऑल्सो इंटैक्ट. कॉपर टी की जैसे कॉपर 7 होता है, मल्टी लोड 375 होता है, एंड सिमिलर शेप में ही हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज एंड देन नॉन मेडिकेटेड आयोडीज प्रेजेंट है. सो दिस वाज आवर नेक्स्ट टेक्निक. इसमें भी 3 चीजें थी, जैसे इससे पहले भी नेचुरल टेक्निक्स में हम 3 चीजें देखे थे, इसमें भी 3 ही चीजें थी. द 3 थिंग्स वर नॉन मेडिकेटेड आयोडीज, हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज एंड कॉपर रिलीजिंग आयोडीज. नेक्स्ट वी विल सी ओरल एडमिनिस्ट्रेशन. ओरल मतलब माउथ, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब अंदर लेना. सो ओरली अंदर लेना. सो विल इंसर्ट दैट वाया आवर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. स्मॉल डोजेस, इधर प्रोजेस्टोजेंस मतलब प्रोजेस्टेरॉन के एनालॉग्स है, और प्रोजेस्टोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशंस is another contraceptive method used by again females. Now you should remember क्या चीजें females के लिए है और क्या चीजें males के लिए है. So अब तक बेटा सिर्फ मेल कॉन्डोम्स ये मेल के लिए था, बाकी सारी टेक्निक्स आर यूज्ड बाय females. All the devices, all the techniques are used by the females. They are used in the form of tablets and hence are popularly called as pills. अब ये pills कैसी होती है? पिल्स पॉप्स होती है. पॉप्स का मतलब है प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स, या तो कंबाइंड पिल्स होती है. कंबाइंड पिल में कॉम्बिनेशन होता है प्रोजेस्टेरॉन का एज वेल एज एस्ट्रोजन का. पिल्स हैव टू बी टेकन डेली फॉर अ पीरियड ऑफ 21 डेज. 21 डेज तक पिल रोज लेनी है, स्टार्टिंग प्रेफरेबली विद इन द फर्स्ट 5 days of the menstrual cycle. After a gap of 7 days during which menstruation occurs, it has to be repeated in the same pattern till the female desires to prevent conception. काफी बच्चों को ये स्टेटमेंट बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है. I'll make it very easy, don't worry. समझ लेते हैं कि एक फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल है 28 डेज का. इस 28 डे साइकिल को हम इस तरह से लिख देते हैं, जिसमें से उसके फर्स्ट 5 days तो मेंसेस ही होगा. अब इस मेंसेस में 5 days तक मेंसेस में उसको लेट्स से विद इन 5 days ऑफ मेंसेस पिल्स लेना स्टार्ट करना है. दिस इज व्हाट एनसीईआरटी इज सेइंग. तो हम इमेजिन कर लेते कि उसने 4th डे को उसने स्टार्ट कर दिया है पिल्स लेना. अब पिल्स कब तक लेनी है? डेली लेनी है 21 डेज तक. सो 4th डे को उसका फर्स्ट डे होगा पिल्स का, 5th डे को उसका सेकेंड डे होगा पिल्स का, एंड सो ऑन. उसको 21 डेज तक पिल्स लेनी है. सो अकॉर्डिंग टू द साइकिल वो उसका 25th डे होगा. एम आई राइट? 4th डे को अगर उसका फर्स्ट डे है पिल का, तो 25th डे ऑफ साइकिल को उसका 21st पिल होगा. तो पिल्स यहाँ खत्म हो चुकी है. सो 1 2 3 4 5 6 ऐसे 21 तक उसको पिल्स लेनी है डेली. सो साइकिल का 25th डे होगा. अब उसको पिल्स लेना बंद कर देना है. सो अब उसका गैप आ जाएगा 7 days का. सो 25th तक उसने पिल ली, 26th को पिल नहीं लेगी, 27th को पिल नहीं लेगी, 28th को पिल नहीं लेगी, 1st को पिल नहीं लेगी, 2nd को पिल नहीं लेगी, 3rd को पिल नहीं लेगी, एंड लेट्स से 4th को पिल नहीं लेगी. सो ये 7 days उसका पिल फ्री डे हो गए, पिल फ्रीज. सो पिल नहीं ले रही है आफ्टर गैप ऑफ 7 days ड्यूरिंग विच मेंस्ट्रुएशन अकर्स. सो विद इन दिस 7 days, इसी 7 days में जब वो पिल नहीं रही है तब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो रहा है. दिस इज व्हाट एनसीईआरटी इज सेइंग. सो इन दिनों में वो पिल नहीं लेगी बेटा, तो वापस नेक्स्ट साइकिल यही तो आ जाएगी. सो यहीं पे वापस मेंसेस स्टार्ट हो रहा है. ये 7 days के गैप में वापस मेंसेस चालू हो रहा है, तब वो नेक्स्ट सैशे ऑफ पिल स्टार्ट करेगी. लेट्स से वापस 4th डे को पिल लेना स्टार्ट कर रही है वो. वापस सेम स्टोरी टिल 21 days शी विल कंटिन्यू दैट, एंड अगेन 7 days वो पिल फ्री डेज रखेगी. एंड दिस कीप्स ऑन दिस शी विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग. कब तक? जब तक उसको कंसेप्शन प्रिवेंट करना है, जब तक उसको बेबी प्रेगनेंसी नहीं चाहिए. जब उसको बेबी चाहिए पिल्स लेना टोटली स्टॉप कर देगी. उसके बाद उसका प्रेगनेंसी नॉर्मल हो सकता है. क्या इनहिबिट किया जाता है यहाँ? ओव्यूलेशन इनहिबिट किया जा रहा है. कैसे इनहिबिट किया जा रहा है? सो गाइज यू ऑलरेडी नो दैट प्रोजेस्टेरॉन जब हाई है, because here she is taking progesterone pills, right? When progesterone is high, it gives negative feedback to LH, and we all know that LH surge जब होती है तब ovulation होता है.
बट जब नेगेटिव LH है तो LH सर्ज कभी होगी ही नहीं, तो LH सर्ज होगा नहीं, LH सर्ज नहीं है तो ओव्यूलेशन नहीं होगा, एंड अगर ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है तो इम्प्लांटेशन भी तो नहीं होगा, एज वेल एज ऑल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस। अभी ऊपर हम आईओडीज, जब हार्मोनल आईओडीज पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि प्रोजेस्टेरॉन जो है वो सर्वाइकल म्यूकस को थिक चौकी बना देता है, उसमें स्पर्म की मोटिलिटी एकदम ही रिड्यूस हो जाती है। सो यहाँ पे सर्वाइकल म्यूकस की क्वालिटी भी ऑल्टर कर दी गई है टू प्रिवेंट और रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म्स। सो बेटा देखो ये पिल्स क्या क्या कर रही है, पिल्स ओव्यूलेशन को प्रिवेंट कर रही है, पिल्स इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट कर रही है, एज वेल एज पिल्स स्पर्म्स की एंट्री को भी प्रिवेंट कर रही है, क्योंकि सर्वाइकल म्यूकस को हमने ऑल्टर कर दिया है, 3 चीजें करवा रही है। सो रिमेंबर दिस 3 थिंग्स, ओव्यूलेशन प्रिवेंट हो रहा है, इम्प्लांटेशन प्रिवेंट हो रहा है, एंड स्पर्म की एंट्री भी प्रिवेंट हो रही है बाय टेकिंग पिल्स। पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विथ लेसर साइड इफेक्ट्स। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसमें बोला गया बेटा 0 साइड इफेक्ट्स। इवन नेचुरल मेथड्स के बारे में एनसीईआरटी कह रही है ऑलमोस्ट नील साइड इफेक्ट्स। ऐसा तो नहीं कहा ना 0 साइड इफेक्ट्स, ऑलमोस्ट नील साइड इफेक्ट बोला इवन इन नेचुरल मेथड्स। तो ये याद रख लेना, कोई भी टेक्निक्स में साइड इफेक्ट्स लिटिल बिट तो होंगे ही, बट लेसर, नील, ऑलमोस्ट नील ऐसे टाइप के होंगे, एंड आर वेल एक्सेप्टेड बाय द फीमेल्स। सहेली, जिसके बारे में ऑलरेडी हम आगे पढ़ चुके थे, ये इनोवेटिव आइडिया था बाय CDRI लखनऊ, इंडिया में ही ये बनाई गई थी। ये एक न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है फॉर फीमेल्स जिसमें नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन है। नॉन स्टेरॉयडल मतलब नॉन हार्मोनल, एंड वी नो दैट थोड़ा बहुत स्टेरॉइड्स लेने से थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स दिखते हैं, बट सहेली बिंग नॉन स्टेरॉयडल, इसमें साइड इफेक्ट्स कम होंगे। इट इज वंस अ वीक पील, बिकॉज ये हफ्ते में एक ही बार लेनी है। अब तक हम देखें ये 21 डेज तक कंटिन्यूस पिल्स लेनी है, जबकि इसको हमने वीक में बस एक ही बार लेना है, जबकि ये डेली पिल्स थी। विथ वेरी फ्यू साइड इफेक्ट्स, अगेन यहाँ 0 साइड इफेक्ट्स नहीं बोला है, विथ वेरी फ्यू साइड इफेक्ट्स एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू, अच्छा खासा कॉन्ट्रासेप्शन वैल्यू मिलेगा। कॉन्ट्रा इज एंटीसेप्शन इज कंसेप्शन। काफी बार स्टेटमेंट बेस्ड बेटा यहाँ कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू की जगह कंसेप्शन वैल्यू बोल दिया जाता है। इट हैज गॉट हाई कंसेप्शन वैल्यू, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। पढ़ने में हमें लगेगा वो कंट्रासेप्टिव लिखा है, बट वो कंसेप्टिव लिखा होता है। सो मेक श्योर टू रीड स्टेटमेंट्स एंड क्वेश्चंस वेरी केयरफुली। प्रोजेस्टोजेंस अलोन मतलब पॉप्स, और इन कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन मतलब कंबाइंड पिल्स, कैन ऑल्सो बी यूज्ड बाय फीमेल्स एज इंजेक्शंस और इम्प्लांट्स अंडर द स्किन। डायरेक्टली इंजेक्शंस लिए जाते हैं या इम्प्लांट्स रखे जाते हैं। यहाँ इमेज दिया इम्प्लांट्स का, 6 सिलिकॉन्स के ट्यूब्स है जिसमें भरा हुआ होता है प्रोजेस्टेरॉन या तो प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन। सो इट इज एक्टिंग सेम लाइक पिल, बट पिल में क्या था, हमको डेली एक पिल लेनी थी फॉर 21 डेज। या हम लोग इंजेक्शंस दे देंगे या इम्प्लांट्स रख देंगे हमारे हैंड में, स्किन के नीचे ही, और ये पिल्स के जैसे ही काम करेंगे, डिट्टो पिल के जैसे। देयर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ पिल्स and their effective period are much longer, 2 months 3 months जितना होता है। Administration of progesterone or progesterone estrogen combination or IUDs within 72 hours of coitus have found to be very effective as emergency contraceptives, as they could use to avoid possible pregnancy due to rape or casual unprotected intercourse. So emergency pills भी होती है जिसमें प्रोजेस्टेरॉन के डोजेजेस हाई होते हैं, या एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कॉम्बिनेशन के डोजेजेस भी हाई है, या हम आईयूडी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन विद इन जस्ट 72 आवर्स ऑफ क्वाइटस। रिमेंबर दिस 72 आवर्स, यहाँ बोल दिया जाएगा आफ्टर 72 आवर्स, गलत हो जाएगा, विद इन 72 आवर्स यूज करना है, या यहाँ पे बोल दिया जाएगा इंस्टेड ऑफ 72 आवर्स 90 आवर्स बोल दिया जाएगा, गलत हो जाएगा अगेन वो स्टेटमेंट। सो ये टेक्निक इमरजेंसी पिल के तौर पे हम यूज कर सकते हैं। इमरजेंसी पिल्स कब यूज हो सकती है, अगर रेप हुआ है या कैजुअल क्वाइटस हुआ है लेकिन अनप्रोटेक्टेड था। अनप्रोटेक्टेड का मतलब है कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करना भूल गए थे, या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज की लेकिन वो फेल हो गई। सो ऐसी कोई चीजों में अगर इमरजेंसी पिल्स लेनी पड़े तो हम इमरजेंसी पिल्स प्रोजेस्टेरॉन की लेते हैं हाई डोजेजेस की, या हाई डोजेजेस की कॉम्बाइंड पिल्स लेते हैं, या तो हम आईयूडीज भी यूज कर सकते हैं फॉर 72 आवर्स, विद इन 72 आवर्स ऑफ क्वाइटस। Now till now this all technique were temporary techniques, यहाँ तक all techniques were
टेम्पररी टेक्निक्स, अब स्टार्ट होंगी परमानेंट टेक्निक्स, या उन्हें हम सर्जिकल मेथड्स या स्टरलाइजेशन मेथड भी कहते हैं. बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट यहां तक सेम मोड ऑफ एक्शन किस किस का था, ये क्वेश्चंस में आता है. सेम मोड ऑफ एक्शंस बेटा पिल्स में था, हार्मोनल आईओडीज में था, इंजेक्टेबल्स में था, इम्प्लांट्स में था. बिकॉज इन सब में या तो प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशंस यूज किए गए थे. सो मेक श्योर टू राइट डाउन अ टेबल जहां पे हम मोड ऑफ एक्शन सेम वाला कैटेगरी में स्पेसिफाई करते रहेंगे कौन कौन से सेम एक्ट की है, कौन कौन सी अलग से एक्ट की है. सो मेक श्योर टू रिमेंबर दिस थिंग. नाउ विल मूव टू सर्जिकल मेथड्स, जिसमें सर्जरी. सो अब तक जो भी टेक्निक्स थी नॉन इन्वेजिव थी, नॉन सर्जिकल टेक्निक्स थी, इसमें कोई सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं थी. बट अब हम जो पढ़ेंगे वो सर्जरी रिक्वायर्ड टेक्निक होगी. सो दैट इज कॉल्ड एज सर्जिकल मेथड. इसे हम स्टरलाइजेशन भी कहते हैं. सो क्वेश्चंस आर आस्क्ड ऑन दिस दैट सर्जिकल मेथड्स मेक द पर्सन स्टराइल. सो काफी बच्चों को लगता है इस मेथड का नाम ही है स्टरलाइजेशन मेथड, तो यस इट कैन मेक द पर्सन स्टराइल. नो, स्टराइल का मतलब है बेटा वो गैमेट ही नहीं बनाएगा. बट स्टरलाइजेशन टेक्निक में बेटा गैमेट्स तो बनते हैं, हम गैमेट का बस ट्रांसपोर्टेशन को रोकते हैं. वी डोंट प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. व्हाट डू वी प्रिवेंट? वी प्रिवेंट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैमेट्स. सो इस टेक्निक का नाम स्टरलाइजेशन है, बट इससे इंसान स्टराइल नहीं होता है. इट इज जस्ट सिंस इट इज परमानेंट टेक्निक, इसीलिए वैसा नाम दिया गया है स्टरलाइजेशन टेक्निक. आर जनरली एडवाइज फॉर द मेल और फीमेल पार्टनर एज द टर्मिनल मेथड. टर्मिनल मतलब लास्ट ऑप्शन, लास्ट मेथड है ये, टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसीज. जनरली ये मेथड वही यूज करते हैं जिनका फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम हो चुका है, जिनके बच्चे हो चुके हैं, 2 बच्चे हो चुके हैं, अब उनको तीसरा बच्चा नहीं चाहिए. उस टाइम पे ये टर्मिनल मेथड है, लास्ट मेथड है. सर्जिकल इंटरवेंशन किया जाता है जो ब्लॉक करते हैं गैमेट के ट्रांसपोर्ट को, नॉट गैमेट फॉर्मेशन. गैमेट फॉर्मेशन तो होगा, गैमेट के ट्रांसपोर्ट को रोका जाता है, जिससे कंसेप्शन भी प्रिवेंट हो जाएगा. स्टरलाइजेशन प्रोसीजर मेल्स के केस में वैसेक्टॉमी कहा जाता है, जबकि फीमेल्स के केस में ट्यूबेक्टॉमी कहा जाता है. वैसेक्टॉमी में क्या होता है? लेट्स गो टू द इमेज. वैसेक्टॉमी में ये देखो वास डिफरेंस है, वास डिफरेंस को कट करके टाई किया गया, बिकॉज अगर हम टाई नहीं करते तो सेल्फ लाइगेशन हो जाता. सो वी नो दैट टेस्टिस से स्पर्म बनेगा, स्पर्म एपिडिडाइमिस में जाएगा, एपिडिडाइमिस से वास डिफरेंस में जाएगा, लेकिन यहाँ तक ही रहेगा, आगे वो बढ़ ही नहीं पाएगा बिकॉज यहाँ पे कट किया गया है. सो हमने गैमेट ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक किया है. सो नाउ इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, वैसेक्टॉमी अगर करवाएंगे तो क्या इजैकुलेशन होगा? यस, इजैकुलेशन होगा, लेकिन किसका होगा? समाइनल प्लाज्मा का होगा, या तो वी कैन से सीमेन का होगा विदाउट स्पर्म्स. उसमें स्पर्म्स नहीं होंगे लेकिन सीमेन होगा. सो सीमेन में क्या है? बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड एंड प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशंस होंगे, बट उसमें स्पर्म नहीं होगा बिकॉज स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन हमने ब्लॉक कर दिया गया है. लेट्स क्विकली see this. In vasectomy, a small part of vas deferens is removed or tied up through a small incision. कहाँ incision किया गया? incision मतलब कट किया गया है स्क्रॉटम पर. सो स्क्रॉटम के वहाँ कट करके वहाँ का जो vas deferens है उसको कट करके टाई किया जाता है. Whereas ट्यूबेक्टॉमी में, लेट्स गो थ्रू द इमेज, फैलोपियन ट्यूब को कट एंड टाई किया गया है. सो ओवम यहाँ ओवरी से जब रिलीज होगा, ओवम यही रहेगा, स्पर्म तो यहाँ से आते हैं वजाइना से सर्विक्स, सर्विक्स से यूट्रस, यूट्रस से फैलोपियन ट्यूब में जाएंगे और स्पर्म्स वहां पे ही रुक जाएंगे. फिजिकल मीटिंग स्पर्म एंड ओवम का हमने यहाँ रोक दिया है बाय कटिंग एंड टाइंग फैलोपियन ट्यूब्स. अ स्मॉल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड or tied up through a small incision in the abdomen or through vagina. So now this is interesting. Males में क्या कहा गया है? Incision कहाँ है? On the scrotum. And scrotum we all know that it is extra abdominal pouch. Abdomen में नहीं है, वो extra abdominal है. जबकि फीमेल का पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम abdomen में प्रेजेंट है, तो उसका इंसिजन कहाँ होगा? abdomen में होगा, या तो वजाइना के थ्रू भी ये किया जा सकता है, वाया वजाइना. These techniques are highly effective, but their reversibility is very poor. मतलब ये रिवर्स हो सकता है, बट रिवर्सिबिलिटी इसकी बहुत ही ज्यादा पुअर मानी जाती है.
it needs to be emphasized that the selection of a suitable contraceptive method and its use should always be undertaken in consultation with qualified medical professionals. आप कौन सी टेक्निक्स यूज करना चाहते हो, कौन सी आपके लिए सूटेबल है, आपको कितने सालों के लिए प्रेगनेंसीज अवॉइड करनी है, फॉर एनी ऑफ सच स्टफ कंसल्टेशन विद द डॉक्टर मेडिकल प्रोफेशनल्स इज ऑलवेज प्रेफर्ड. One must also remember that contraceptives are not regular requirements for the maintenance of reproductive health. Very very important, reproductive health maintain करने के लिए contraceptives regular requirement नहीं है. क्यों? Because reproductive health के लिए हम condoms मान सकते हैं कि वो STI prevent करेंगे, बट बाकी सारी टेक्निक्स तो नहीं प्रिवेंट करेंगे ना, तो वो रेगुलर रिक्वायरमेंट नहीं मानी जाएगी. इन फैक्ट दे आर प्रैक्टिस अगेंस्ट अ नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट. नेचुरल एक इवेंट है, कंसेप्शन एक इवेंट है, प्रेगनेंसी एक इवेंट है, वो तो अगेंस्ट में काम कर रहा है. वन इज फोर्स्ड टू यूज दिस मेथड्स ईदर टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी और टू डिले प्रेगनेंसी और टू स्पेस प्रेगनेंसी ड्यू टू पर्सनल रीजंस. No doubt the widespread use of these methods have a significant role in checking uncontrolled growth of population. These have really used in checking uncontrolled growth of population. Even government was promoting these things. अगर आप हमारे दो जैसे स्लोगन्स प्रोवाइड कर रहे थे, तो उसके साथ गवर्नमेंट NGOs ने हमें कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस भी प्रमोट की थी. However, there are possible ill effects like nausea, abdominal pain, breakthrough bleeding, irregular menstrual bleeding or even breast cancer, though not very significant, should not be totally ignored. ऐसा कहा जाता है कि इनके साइड इफेक्ट्स भी है. मोस्टली साइड इफेक्ट्स एस्ट्रोजन के माने जाते हैं. मोस्टली, आई विल राइट डाउन ओवर हियर, मोस्टली. प्रोजेस्टेरॉन के साइड इफेक्ट्स बहुत नील होते हैं. ये जो भी साइड इफेक्ट्स मेंशन्ड है, जैसे नॉशिया, एब्डोमिनल पेन, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, मतलब बहुत ज्यादा ब्लीडिंग, हद से ज्यादा ब्लीडिंग, irregular menstrual bleeding and even breast cancer. अब काफी बच्चों को जब ये बॉक्स क्वेश्चन में आता है व्हाट कैन बी द साइड इफेक्ट्स एंड ये सारी चीजें आएंगी, उसमें ब्रेस्ट कैंसर भी होता है. बच्चे उसको इग्नोर कर देते हैं. उनको लगता है कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस का ब्रेस्ट कैंसर से क्या लेना देना. बट ब्रेस्ट कैंसर का भी पॉसिबल है उन फैमिलीज में जिसमें ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री पाई गई है. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से अगर मैं कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस यूज करना चाह रही हूँ, कोई पिल्स यूज कर रही हूँ मैं जिसमें एस्ट्रोजन है, एंड मेरी फैमिली में ऑलरेडी ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स हैं, तो मुझ में चांसेस है कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर के साइड इफेक्ट हो सकते हैं. बट अगर मेरी फैमिली में कोई पेशेंट ही नहीं है ब्रेस्ट कैंसर का, देन मेरे अंदर ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस होने बहुत ज्यादा कम होंगे. बट दिस शुड नॉट बी इग्नोर्ड, इवन ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है. सो दिस ऑल एंटायर पैराग्राफ वॉज रिलेटेड टू contraception and what all devices can be used in order to avoid conception. I hope the topic is clear. Next जो है हमारा, हम अब तक ये पढ़े कि एक कपल प्रेगनेंसी अवॉइड करना चाह रहा है तो वो क्या करेगा, क्या यूज करेगा. अब नेक्स्ट टेक्निक हम ये यूज करेंगे कि एक कपल प्रेगनेंसी अवॉइड करना चाह रहा था बट समहाउ अवॉइड नहीं हो पाया एंड प्रेगनेंसी हो रही है. फिर भी वो कपल उस प्रेगनेंसी को नहीं चाहता है, तो उस केस में क्या किया जाएगा. तो उस केस में MTP किया जाएगा, दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. टर्मिनेशन मतलब टर्मिनेट कर देना, स्टॉप कर देना प्रेगनेंसी को. इट इज इंटेंशनल और वॉलेंट्री टर्मिनेशन. एक कपल खुद वॉलेंटरीली, इंटेंशनली खुद चाहता है कि हमें ये प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, वी वॉन्ट टू अवॉइड दिस प्रेगनेंसी before full term. Now full term is all 3 trimesters, complete 9 months full term है. उसी के पहले हमने प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दिया वॉलेंटरीली या इंटेंशनली, उसे हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या MTP कहते हैं या इंड्यूस्ड अबॉर्शन भी कहते हैं. Nearly 40 to 50 million MTPs are performed in a year all over the world. सोचो बेटा, 45 to 50 million इतनी प्रेग्नेंट लेडीज हर साल MTP करवाती है. मतलब हर साल 45 to 50 मिलियन बच्चे पैदा होने वाले थे, बट अब वो नहीं हुए बिकॉज MTP परफॉर्म किया गया है. एंड दिस अकाउंट्स टू 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कंसीव्ड प्रेगनेंसीज इन अ ईयर. 1/5 मतलब इट इज अप्रॉक्स 20%.
100% बच्चे पैदा होने वाले थे, उसमें से अब बस 80% बच्चे पैदा होंगे, बिकॉज 20% ऑलरेडी MTP कर चुके हैं. Whether to accept or legalize MTP or not is being debated upon in many countries due to emotional, ethical, religious, and social issues involved in it. Remember these terms, all 4 issues are involved in it. क्या क्या issues है? Emotional issues, ethical, moral, religious and social. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लीगलाइज किया है. ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, 1971 में, with some strict conditions to avoid its misuse. तो मिसयूज क्या होता था? काफी लोग एमनियो सेंटेंसेस से सेक्स डिटरमाइन करके फीमेल फिटिसाइड करवा देते थे. ये बहुत बड़ा मिसयूज था. सो विद स्ट्रिक्ट कंडीशंस लेके गवर्नमेंट ने इसको लीगलाइज तो कर दिया है, बट अगर आप फीमेल चाइल्ड एंड देन उसको आप खत्म करना चाह रहे हो, एमटीपी करना चाह रहे हो, तो वो अलाउड नहीं था. ऑफ कोर्स such restrictions are all the more important to check indiscriminate and illegal female feticides which are reported to be high in India. Of course Indian people ही ये करवाते थे, all over world नहीं करते थे, बट इंडिया में इतना ज्यादा ये हो रहा था, इसलिए इसको टर्मिनेट करना बहुत ज्यादा जरूरी था. Why MTP? Of course very important. Obviously the answer is to get rid of unwanted pregnancy. अब ये अनवांटेड प्रेगनेंसी हुई कैसे? सो मे बी ड्यू टू कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स. सो एक कपल इंटरकोर्स कर रहा है, बट कैजुअली कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूज करना वो भूल चुके थे या नहीं कर पाए, एंड अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो गया विच रिजल्टेड इनटू प्रेगनेंसी विच दे डू नॉट वांट. तो उससे ये रिड कर सकते हैं. या उन्होंने कॉन्ट्रासेप्टिव यूज किया बट वो फेल हो गया, फेलियर ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव यूज ड्यूरिंग क्वाइटस, या तो रेप्स की वजह से जो प्रेगनेंसीज होती है उनको अवॉइड करने के लिए भी एमटीपी यूज किया जाता है. MTPs are also essential in certain cases where continuation of the pregnancy could be harmful or even fatal either to the mother or to the fetus or both. So pregnancy continue करने से हमें let's say amnio sentences पे पता चला कि that developing fetus is suffering from Down syndrome. So हमें पता है आगे जाके डाउन सिंड्रोम वाला बच्चा ज़्यादा इफेक्टिव सोशली यूजफुल नहीं होगा, या वो पेरेंट्स को वो बच्चा नहीं चाहिए, या उसको लेट्स से मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है तो उसका लाइफ स्पैन ही बहुत कम होने वाला है. सो बेटर है उसको जन्म देने के बाद उसी को टॉर्चर बहुत सहन करना पड़ेगा, बहुत सारे टैबलेट्स खाने पड़ेंगे या पेन सहना पड़ेगा. उससे बेटर है कि उसको हम अबॉर्ट ही कर दे. तो हार्मफुल होने वाला है वो प्रेगनेंसी टू द फीटस, तो हम एमटीपी कर सकते हैं, या तो मदर के लिए वो लीथल हो सकता है, प्रेगनेंसी से माँ की जान को खतरा है, तो ये भी हम अवॉइड कर सकते हैं बाय एमटीपी. सो एमटीपी 5 चीजों के लिए यूज किया गया है. कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स अगर हो चुका है, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस फेल हो चुकी है, रेप हो चुका है, या प्रेगनेंसी कंटिन्यूएशन हार्मफुल है फीटस के लिए या तो मदर के लिए. ये 5 चीजों के लिए हम लोग, या तो ऑफकोर्स बोथ के लिए, इसके लिए हम लोग एमटीपी यूज कर सकते हैं. MTPs are considered relatively safe during the first trimester. First trimester मतलब 12 वीक्स तक प्रेगनेंसी का जो पीरियड है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, तब तक MTP बहुत ही सेफ माना जाता है. सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस थोड़े बहुत रिस्कियर है ऑफ कोर्स, बिकॉज बच्चा अच्छे से ग्रो हो चुका है तब तक और उसका साइज भी बढ़ रहा है. One disturbing trend observed is that a majority of MTPs are performed illegally by unqualified quacks which are not only unsafe but could be fatal too. बहुत इलीगली लोग करवाते थे, अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स भी नहीं थे, दाई नाई पता नहीं कोई भी था, रैंडमली एक फीमेल होती थी जो ये करवा देती थी, नर्स क्वालिफाइड भी नहीं होती थी, एंड ये अनसेफ तो ऑफकोर्स था ही था, बट जानलेवा भी था. Another dangerous trend is the misuse of amnio sentences to determine the sex of the unborn child. And जैसे ही पता चलता था amnio sentences से कि ये फीमेल चाइल्ड है, तुरंत अबॉर्ट कर दिया जाता था. इसीलिए amnio sentences पे अब स्टैट्यूटरी बैन लगाया गया है इंडिया में, दैट आप सेक्स डिटरमाइन नहीं कर सकते. अगर आपने सेक्स डिटरमाइन किया तो बहुत बड़ा जुर्माना लगेगा एंड आपको जेल की सजा भी हो सकती है, आपको भी और उस डॉक्टर को भी. Frequently, if the fetus is found to be female, it is followed by MTP. This is totally against what is legal. Such practices should be avoided because these are dangerous both for the young mother and the fetus.
effective counseling on the need to avoid unprotected coitus and the risk factors involved in illegal abortions, as well as providing more healthcare facilities could reverse the mentioned unhealthy trend। इसीलिए इलीगली लोग करवाते ही थे, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लीगलाइज्ड ही करवा दिया है विद सम कंडीशंस, विद सम स्ट्रिक्ट कंडीशंस कि ये कंडीशन है तो आप लीगली आओ, अच्छे से डॉक्टर्स के पास आओ जहाँ हाइजीनिकली प्रैक्टिस की जाएगी, एक्सपर्टीज से करवाया जाएगा, आप करवा लो। बट स्ट्रिक्ट कंडीशंस थी, आप फीमेल फिटिसाइड करवाना चाह रहे हो तो वो नहीं होगा, एंड उसके लिए अगर आप करवाते हो तो जुर्माना होगा, बहुत बड़ा जेल की सजा होगी, स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएंगे। बट अदरवाइज आप करवाना चाहते हो तो बिल्कुल, अगर वो फेटल है, रेप की वजह से हुआ है, तो ये लीगली अलाउड हो जाएगा, क्योंकि लीगली अलाउड नहीं करते तो भी लोग इलीगली करवाते थे, जो कि अनहाइजीनिकली अनसेफ था एंड हेंस वो सही नहीं माना जाता। दिस बॉक्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट जो 2017 में था। अब काफी बच्चे इससे भी कंफ्यूज होते हैं, मैम एक जगह तो लिखा है ये एक्ट 1971 में आया था, यहाँ पे लिखा है, लेकिन अमेंडमेंट का मतलब है बेटा रिवीजन, रिवाइज्ड। आपकी एनसीईआरटी ही देखो बेटा, एनसीईआरटी लिखी कब गई थी, बट हर साल उसको रिवाइज करने में आता है ना, कुछ कुछ चीजें एड ऑन होती है, कुछ कुछ चीजें डिलीट की जाती है, कुछ कुछ चीजें रिप्लेस की जाती है, दिस इज कॉल्ड एज रिविजन। सो 1971 में जो एक्ट लिखा था, अभी 2025 चल रहा है, वो एक्ट में कुछ तो चीजें ऐसी होगी ना जो उनको चेंज करनी होगी, तो वो चेंजेस किए थे 2017 में, दैट इज कॉल्ड एज अमेंडमेंट एक्ट। अमेंडमेंट इज चेंजेस, रिवाइज्ड एक्ट was enacted by the government of India with the intention of reducing the incidences of illegal abortion and consequent maternal mortality and morbidity। माँ की जान को बहुत खतरा होता था, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लीगलाइज कर दिया कि आप प्रैक्टिस्ड डॉक्टर्स के पास ही आइए और ये करवाइए। According to this act, a pregnancy may be terminated on certain considered grounds within the first 12 weeks of pregnancy on the opinion of one registered medical practitioner। 12 वीक्स तक ये सेफ भी माना जाता है, इसीलिए एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के ओपिनियन पर भी आप करवा सकते हो। इफ प्रेगनेंसी हैज लास्टेड मोर देन 12 वीक्स बट फ्यूअर देन 24 वीक्स, विच मीन्स 12 से लेके 24 तक इज कॉल्ड एज सेकेंड ट्राइमेस्टर। Two medical registered medical practitioner must be of the opinion formed in the good faith that the required ground exist। So 1 से लेके 12 हफ्तों तक अगर किया जा रहा है MTP, in that case only one medical practitioner की opinion required है, but 12 to 24 weeks तक के पीरियड के बीच में MTP परफॉर्म किया जा रहा है तो 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर के ओपिनियंस रिक्वायर्ड होंगे। The grounds for such termination of pregnancies are, तो ग्राउंड्स क्या क्या है, वी हैव ऑलरेडी सीन, टोटल 5 ग्राउंड्स मेन थ्योरी में लिखे थे। कैजुअल अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस एक था, रेप दूसरा था, तीसरा फेलियर ऑफ कंट्रासेप्टिव था, चौथा कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी इज लीथल टू द मदर, एंड फिफ्थ कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी इज लीथल टू द फीटस। इस केस में हम लोग MTP करवा सकते थे। सो यहाँ क्या लिखा है, कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रेगनेंसी वुड इन्वॉल्व अ रिस्क टू द लाइफ ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन और ऑफ ग्रेव इंजुरी फिजिकल और मेंटल हेल्थ। सो अगर लीथल नहीं है तो एटलीस्ट बहुत गंदी वाली फिजिकल इंजुरी हो सकती है माँ को, या तो मेंटल हेल्थ भी उसका अफेक्ट हो सकता है। उस टाइम पे हम लोग ये बिल्कुल MTP प्रोग्राम एक्ट अवेल कर सकते हैं। या तो देयर इज सब्सटेंशियल रिस्क दैट ऑफ द चाइल्ड वो बॉर्न it could suffer from such physical or mental abnormalities as to be seriously handicapped। इस केस में भी हम लोग MTP अवेल कर सकते हैं। So till now हम लोग अब तक टॉपिक्स पॉपुलेशन, स्ट्रैटेजीज एंड प्रॉब्लम्स रिलेटेड पढ़े हैं, उसके बाद हमने कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस देखी, उसके बाद हम MTP प्रोग्राम पूरा पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग STIs देखेंगे, एंड फॉर दैट डू वॉच द नेक्स्ट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज द पार्ट 4। अब तक हम पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 कंप्लीट कर चुके हैं। मेक श्योर टू रिवाइज इट अगेन एंड डू